एडवाइजरी दी गई है उसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है? और उसमें एडवाइजरी में यही गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि अभी सीरियस कंडीशन है एंड एज पर गवर्नमेंट व्हेन दे विल लेट अस नो व्हेन द सिचुएशन इज इन कंट्रोल, बट राइट नाउ दिस इज द एडवाइजरी व्हिच दे हैव गिवन अस। अच्छा, खबरें किस तरह की आप तक फरहान पहुंच रही हैं? क्योंकि देखिए ग्लोबली तो अब इस खबर को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है, लेकिन जो लोग जहां तहां फंसे हैं, पॉइंट ऑफ कंसर्न, चिंता आप लोगों के मन में भी है अपनी सेफ्टी को लेकर इस वक्त? यस श्योर, और हमारी तरफ से भी है। और अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना हम लोग को थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही है, लाइक जो सुन पा रहे हैं आसपास से कि इंटरसेप्ट कर दी गई है जो भी मिसाइल थी। और राइट नाउ वी आर इन अ बिल्डिंग, तो उसमें थोड़ा शेकनेस भी लग रही है कि बिल्डिंग थोड़ी शेक हो रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यस वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट कंफर्मेशन दैट थिंग्स आर इन अंडर कंट्रोल। ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर सभी खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। हुदा जरीवाला, अभी देखिए मिडिल ईस्ट किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शंस में दिखना तो शुरू हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अभी तक जो बात ये चल रही थी कि ईरान ने जो स्ट्राइक किए हैं, इजराइल ने जो स्ट्राइक किए हैं, ये स्ट्राइक अभी इस लिहाज से किए गए हैं कि परिस्थितियों को आप बातचीत की टेबल पर लाएं, लेकिन क्या अब ये फुल फ्लेज युद्ध में तब्दील हो चुका है? इजराइल कब बातचीत करने पे भरोसा रखता है? इजराइल का तो सीधा का सीधा टारगेट या तो ईरान होता है, आयतुल्लाह खामेनी साहब हैं, या फिर कोई भी वो मुस्लिम ममालिक जो प्रॉस्पर कर रहा है। वेनेजुएला में जो हुआ उसके पीछे ट्रंप फेस जरूर होगा, बट पीछे पूरा का पूरा इजराइल था। हमने देखा किस तरह से ऑयल इजराइल के लिए रीराउट कराया गया। ये जितने ममालिक की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद सऊदी अरेबिया की बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, पूरी उम्र मैंने सऊदी अरेबिया में निकाली है। वहाँ के आसपास के इतराफ के जितने मुल्क हैं, ये सारे सुकून परस्त मुल्क हैं, ना किसी से वॉर करना चाहते, ना किसी के साथ कोई भी इस तरह की वॉर एक्टिविटी में इंगेज होना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को चैन ही नहीं आ रहा है। अरे रमजान का पाक बाबरकत महीना चल रहा है, वहां पे आप ईरान पे अटैक स्टार्ट करते हो। ने 8 देशों को उलझा कर किया, तो ये बहुत अजीब सी घटना है। पिछले बार की लड़ाई और इस बार की लड़ाई में आप देखें तो पिछले बार ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई थी, लास्ट डे कतार पर उन्होंने अटैक किया और उसी दिन लड़ाई बंद हो गई। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार डायरेक्ट अटैक, सीधा प्रेम्प्टिव उन्होंने 30 स्ट्राइक्स किए, खामनेई को डायरेक्ट टारगेट बनाया और उसके बाद सीधा उन्होंने कहा, ट्रंप ने वार्निंग देके कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें रिजीम चेंज करने के लिए आए हैं। इस बार यूरेनियम इनरिचमेंट या मिसाइल टेक्नोलॉजी को खत्म करना अपने आप हो जाएगा अगर तुम नहीं रहोगे। तो पहल की पहलवी को वहां बिठाना है, वेस्टर्न रिजीम को वहां लाना है और एक तरह से एक नया जो साम्राज्य बनाना है। तो इस बार उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है जो पूरी की पूरी नेवल फायर पावर, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, 40,000 सेना और पूरी की पूरी तैयारी। ठीक है, इसके तो ये आपको अभी तक का घटनाक्रम हमने दिखाया, लेकिन चिंता की बात ये है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में आप सोचें कि अगले कुछ घंटों में या 1-2 दिन में ये परिस्थितियां संभल जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये अब कुछ समय ले सकता है और ऐसे में जो ऑर्डर यहां बदल रहा है उसका क्या होगा, इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच इजराइल के हमले पर ईरान का दावा है। ईरान ने क्या कहा है दावे में? साउथ ईरान में इजराइल ने अटैक किया है। तो ईरानी मीडिया की तरफ से जो खबरें वो आपको बता रहे हैं, 51 छात्राओं की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, 60 छात्राएं जख्मी हुई हैं, फीमेल स्टूडेंट्स जिनको इस हमले में नुकसान पहुंचा है। स्कूल को इजराइल ने निशाना बनाया, कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे खबर। अब इजराइल के हमले पर ये ईरान का दावा है जिसमें एक बड़ा नंबर बताया जा रहा है और ये वाकई इस समय ये खबर चिंता पैदा कर रही है कि आखिर अब यहाँ से आगे ये परिस्थितियां किस तरफ जाने वाली हैं। लेकिन ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है। इस पर और अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ इस वक्त आकिफ जैदी साहब जुड़ गए हैं ईरान से सीधे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फीमेल स्टूडेंट्स को लेकर। सर, अगर इस पर आप और डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकें। जैदी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं उस शहर में नहीं हूँ जहाँ पर ये मुजरिमाना हमला हुआ है, लेकिन यहाँ की मीडिया में उसकी कवरेज मैं देख रहा हूँ। एक प्राइमरी स्कूल, एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर डायरेक्ट हिट किया गया है बंदर अब्बास के नजदीक, और वहां पर एक तादाद बच्चियां हैं वो मारी गई हैं, शहीद हुई हैं। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। देखिए, ये याद रखिए कि ये मुकाबला एक्चुअली में चल रहा है इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सेस और एप्स्टीन कम्युनिटी, एप्स्टीन क्लास के बीच में। एप्स्टीन क्लास जो है बच्चों के साथ क्या करती है, अपनी पार्टीज में क्या करती है, गज्जा में बच्चों के साथ क्या करती है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि यहाँ पर अगर बच्चों को निशाना
बनाया जा रहा है। मैं आपकी कवरेज में और मैं जो अभी देख रहा था और दूसरी भी कवरेज में इस वक्त जंग की वजह से खौफ, दहशत, इस सब का जिक्र बिल्कुल सही है। जंग बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है और इसमें जाने जाती हैं, कई बेगुनाहों की भी जाने जाती हैं, बहुत बुरी चीज है और यकीनन इस इलाके में खौफ और दहशत भी फैला हुआ है। लेकिन ईरान के अंदर खौफ और दहशत से ज्यादा इस वक्त एक मजबूत इरादा पाया जाता है यहाँ की पब्लिक में कि हमने कोई कोताही नहीं की, हमने हर तरीके से मसले को हल करने की कोशिश की। ईरान की पब्लिक कहती है हम तो डिस्कस कर रहे हैं, हम तो नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम पर दोबारा जो है एक बदमाशी की गई हमारे साथ और अब दोबारा इस बदमाशी के नतीजे में ईरान की पब्लिक हो चाहे ईरान की हुकूमत हो, उसका इरादा यह है कि वेस्ट एशिया में जो पावर का आर्किटेक्चर है, जो सिस्टम है, उसको एक डिसाइसिव और फैसलाकुन तरीके से ऐसा बदला जाए कि अब दोबारा इस की बदमाशी करने की जुर्रत अमेरिका और इस्राइल न कर सके। इसलिए इस बार ये जंग वाइड स्प्रेड है, इस बार ये जंग कुछ लंबे अरसे तक चलेगी और तभी इसमें सीज़फायर की उम्मीद की जा सकती है कि जब अमेरिका, इस्राइल, एप्स्टीन कम्युनिटी, एप्स्टीन क्लास की कमर है वो तोड़ दी जाएगी कम से कम एरिया में। अगरचे अभी बहुत दहशत और खौफ है ईरान के बाहर इस पूरी, लेकिन कुछ ही दिन में ये रिलीफ और सेलिब्रेशन तब्दील होगा जब यहाँ से अमेरिकन और कम्युनिज्म खत्म होगा। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग उस डिसाइसिव पॉइंट में, टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री में अब पहुंच गए। जी जी, नरेश कौशिक जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन सर इस पर जाऊंगी। ईरान के भीतर जो ये आत्मविश्वास है इस वक्त कि अमेरिका हमको डरा नहीं सकता या इजराइल हमको खत्म नहीं कर सकता, ये आत्मविश्वास, इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, जब भी किसी देश पर हमला होता है तो वहाँ के लोग एक हो जाते हैं, वही यहाँ हो रहा है। बावजूद इसके कि ईरान के युवकों में काफ़ी असंतोष रहा है। आप देखिए, कोई 6 हफ्ते पहले ही वहाँ पर कितने बड़े प्रदर्शन हुए थे। ईरान के नेता अयतुल्ला खामेनी ने ये स्वीकार किया था कि हज़ारों की तादाद में लोग मरे हैं और पुलिस की गोली से मरे हैं। इसके बावजूद जो है लोगों में, देखिए, दहशत तो है, लोगों में गुस्सा भी होगा, लेकिन एक वर्ग होगा जो चाहता होगा कि ये रिजीम चला जाए, क्योंकि इस रिजीम को लेकर काफ़ी बहुत सारे लोगों में असंतोष है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब कोई विदेशी ताकत हमला करती है तो फिर राष्ट्रीय हित का मामला, राष्ट्रीय एकता का मामला सामने आ जाता है। तो वो अब इसकी संभावना है और मुझे लगता है इजराइल का रिजीम इसी पर विश्वास कर रहा होगा, यही सोच रहा होगा कि अब पूरा देश एक हो जाए। इस बार देखिए, इस बीच इजराइल की तरफ से भी जो दावा है उसमें ये कहा गया है कि खामेनी साहब जो हैं उनके घर को और जहां वो रह रहे थे उनको भी निशाना बनाया गया। तो टॉप लीडरशिप को इजराइल ने कैसे निशाना बनाया, क्योंकि बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं कि हमारा प्रिसाइज उद्देश्य ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। सर देखिए, अब जो स्थिति है, सारे एक्सपर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये पूरी सिचुएशन, अब समय लगेगा इसको संभलने में। लेकिन एक परिस्थिति जो हम इजराइल और अमेरिका के लिहाज से देखें, जो लैंड डिस्टेंस है वो बहुत करीब नहीं है। इसका मतलब जो हमले होंगे, जो लड़ाई होगी, वो हवाई ही होगी प्राइमरली, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पर क्लियर है। इस लिहाज से आप इस युद्ध को कितना लंबा खिंचता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप दूरी, जो डिस्टेंस है इजराइल और ईरान के बीच में, वो इतना है कि जो ग्राउंड फोर्स, लैंड फोर्सेस हैं, उनको बहुत समय लगेगा और समय के पास रिसोर्सेज बहुत चाहिए आपको। सोचिए, सारा असला लेना, ट्रूप्स को ले जाना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, देन जो टैंक्स और बाकी सपोर्टिंग सर्विसेज, गन्स, ये सब। तो लेकिन सबसे आज का वॉरफेयर जो है थोड़ा बदल चुका है। पहली लड़ाई जो है वो एरियल मीडियम में ही हो रही है और कोशिश किया जाता है कि जो भी एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड हैं उनको पहले इंपेयर किया जाए, उनको इस रूप में ला दिया जाए कि वो काम न कर सकें। और इसके लिए ज़रूरत होती है साइबर वॉरफेयर की और सारे जो है स्पूफिंग के और बाकी तरीके से हैं। उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय। श्याम कुमार, देखिए, यहाँ पर दुबई जैसे शहर पर हमले होने का मतलब क्या है? जहाँ पर हमला हुआ है, धमाके की आवाज सुनी गई है और एक जगह नहीं 3 जगह धमाके की आवाज सुनी गई है। दुबई को तो इनफैक्ट आज की तारीख में हम एक ग्लोबल प्लेस मानते हैं, जहाँ पर दुनिया भर से लोग आके रह रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, वहां पर एक अलग तरह से व्यवस्था चल रही है। दुबई में हमले के मायने क्या है? मीनाक्षी, देखिए, सबसे पहले तो हम समझें कि पिछली बार जो युद्ध हुआ था 12 दिन का और इस बार के युद्ध में क्या फर्क है। फर्क ये है कि पिछली बार इजराइल और ईरान लड़ते रहे, मिसाइल्स की अटैक होती रही, जमीर की लड़ाई थी, अस्तित्व की लड़ाई थी, वो अभी भी है।
क्योंकि दोनों लोकेशन में बहुत दूर हैं, तो वो वेस्टर्न फ्लैंक में अटैक हुआ। इस बार का जो अटैक है, जैसे ही खामेनी के ऊपर अटैक किया गया, सीधा ईरान ने 8 देशों को पूरी तरह से युद्ध में झोंक दिया, सॉवरेनिटी को चैलेंज किया, अस्तित्व को चैलेंज किया। हालांकि पिछले 1 सालों से अमेरिका ने इन सभी देशों को अपने पहलू में ले रखा है। उनको समझा दिया गया है कि हमारे 40,000 सैनिक, हमारा बहरीन का नेवल बेस और 19 एयर बेस वहीं रहेंगे। 1 साल में उन्हें हटाया नहीं है उन्होंने, और उनको साथ में रखा है। इसके बाद आप समझिए कि इसका मतलब ये रिस्क हुआ और उसके बाद अटैक हो रही है। इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो चाहता है कि डाइवर्जन देना, पूरे विश्व को प्रभावित करना और ऑयल को आपके इस पॉइंट पर सर यहाँ पे हुदा जरीवाला भी रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं। को हल्के में लेना अमेरिका और इजराइल की भूल है। अमेरिका और ईरान की दूरी 11,000 किलोमीटर से लेकर 12,500 किलोमीटर तक है, और अमेरिका के पास मिनटमैन, ट्राइडेंट जैसी लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, जिनका इस्तेमाल कर यूएस ने ईरान को दहला दिया। जबकि ईरान के पास भी खुर्रम, शहर-4, फतेह-2 और सज्जील-2 जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं, जिसकी मदद से ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को तबाह किया है। ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है खुर्रम शहर-4। ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ती है। इसके बाद फतेह-2 है, जिसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। 1400 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल इतनी तेज है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम माने जाते हैं। सज्जील-2 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा शहाब-3 ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अब जरा समझिए कि ईरान ने अमेरिका के किस किस बेस को निशाना बनाया। कतर में अल उदैद एयरबेस है, जहां 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। बहरीन में अमेरिका की नौसेना के जवान मौजूद हैं, जो अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हिस्सा है। कुवैत में अमेरिका ने कैंप अफ्रीजान और अली अल सलेम एयरबेस बनाए हुए हैं। यूएई में अमेरिका का अल दाफरा एयरबेस एक्टिव है। इसके अलावा इराक में आइन अल असद और अरबिल एयरबेस हैं, जबकि सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के जरिए अमेरिका ऑपरेट करता है। जॉर्डन में भी अमेरिका के मुवफ्फाक अल साल्तिर एयरबेस है। अमेरिका और ईरान दोनों में से कोई देश कम नहीं पड़ना चाहता। अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता, तो ईरान भी अमेरिका की दादागिरी का मिसाइल अटैक से जवाब दे रहा है। जो भी हो, इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में मंजर अब और खतरनाक हो सकते हैं, जो दुनिया को डराने वाला बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच आपको युद्ध से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग खबर बता दें। यूएई में भी एक नागरिक की मौत की खबर आ रही है। ईरान के हमले में एक नागरिक की मौत की खबर आ रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, बड़ी तकलीफदेह खबर है ये, जहां पर जो ये सिविलियंस की मौत की अब खबरें निकल कर आ रही है। ये अभी शुरुआत है। लॉस कितना हुआ है, कितनी हानि है, इसको अभी गिनने में भी ये समय लगेगा। आप समझिए इसका असर कितना बड़ा है, इसको समझने में समय लगेगा। लेकिन जहां जहां से इनपुट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं, वो आपको हम अपडेट इस वक्त कर रहे हैं। हुदा जरीवाला, थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने रमजान का जिक्र किया, लेकिन देखिए डिप्लोमेसी की दुनिया में एक शब्द है कि इस तरह की टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखते हैं। अगर हम बॉर्डर्स की, भारत में भी बॉर्डर्स की बात करें, होली दिवाली के अवसरों पर मिठाइयां एक्सचेंज होती हैं बॉर्डर्स पर, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कि रमजान के वक्त पर पाकिस्तान तक अफगानिस्तान पर अटैक कर देता है, हमले की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये सब बातें मिटा दी गई हैं। ये इंसानियत वाले जो वैल्यूज है, अब इनका कोई मोल नहीं रह गया है। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रमज़ान में हम पीस की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, भाईचारा, एकता की बात करते हैं, लेकिन उसी रमज़ान में अगर यूएस, अगर इजराइल एक एक करके मुसलमान ममालिकों को परेशान करेगा, टारगेट करेगा, ईरान पे इजराइल के अटैक का क्या मतलब बनता है? वो खुद वहां से माफी मांगता हुआ गया था। आपको याद होगा कि इजरायली सिटीजन आ गए थे कि वे आर सॉरी ईरान करते हुए डर गए थे वहां पे। लेकिन अब रमजान के महीने में आप आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को अटैक करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप डरते हो उससे, क्योंकि आप जानते हो कि वो एक ऐसा मुसलमान ममालिक का नेता है जो आपसे नहीं डरता और आपको नाको चने चबवा सकता है।
आप उसको अभी भी टारगेट आपका आयतुल्ला साहब ही थे। अगर ईरान रिटेलिएशन में यूएस बेसिस, यूएस नेवल बेस वगैरह ये तमाम बेसिस अगर अटैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं ईरान को पूरा का पूरा हक है अपनी बचाव करने का और अपने लिए स्पीक आउट करने का। यूएस इजराइल का साथ क्यों दे रहा है? लेकिन खamenei साहब के साथ ही तो वहां की जनता ने जो उनके खिलाफ विद्रोह किया, सड़क पर निकलकर खबरें क्या निकल कर आई? मेरे ख्याल से कौशिक सर आप बताइएगा, बीबीसी ने ही रिपोर्ट किया है कि 7,000 लोग मारे गए, जबकि ऑफिशियल ईरान ने जो डेटा बताया वो 3,000 लोगों का बताया। 7,000 लोगों का मारे जाना सर, यूएस हर किसी के ममालिक में क्यों हर अफेयर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में, उनके पर्सनल अफेयर्स में क्यों काम आता है? होता कौन है यूएस बोलने वाला? ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है, आप किस तरह से? चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के जनरल सरदार जब्बारी का ये बड़ा बयान आया है। आपको बता दें ईरान ने सिर्फ स्टॉक वाली मिसाइल्स दागी हैं, जल्द अनदेखे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा अपडेट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम ईरान का परमाणु प्रोग्राम नहीं चलने देंगे, ये हमारे लिए खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है, इजराइल इसे अपने लिए खतरा बताता है, तो अनदेखे हथियार इस शब्दावली का क्या अर्थ है, इसे हम डिकोड करेंगे अपने गेस्ट के साथ। लेकिन पहले आपको बयान सुनवाते हैं। बड़ा बयान है यहाँ पर और कैप्टन श्याम कुमार मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगी सर। अनदेखे हथियार का इस्तेमाल करेंगे, क्या मतलब है सर इस बात का? देखिए, खुर्रमशहर हो, फतेह हो, शाहिद हो, इनकी जो मिसाइल्स हैं 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसका खुलेआम प्रदर्शन उन्होंने पिछली वॉर में किया था। अब वो कह रहे हैं, मैंने ये कहा है कि ये सिग्नेचर अटैक है, ये ईरान की तरफ से जो अटैक है इसने इजराइल को कम मारा है और 8 कंट्रीज को उलझा दिया है। तो ये कहने का मतलब ये सिग्नेचर अटैक है, बहुत भीषण अटैक नहीं है, ये एक तरह से प्रोवोकिंग है। मेरा मानना है कि ये प्रोवोकिंग अटैक है जो 8 कंट्रीज को इन्वॉल्व करके एक मुस्लिम और ज्यूज का वो एक आवरण इसको देना चाहता है ताकि वो उलझ सके, अकेला नहीं लड़ सकता है। ठीक है ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, क्या मतलब है सर इसका कि अभी सिर्फ स्टॉक वाली मिसाइल्स ही यूज हुई, अनदेखे हथियार यूज करेंगे, हम प्रयोग करेंगे, क्या मतलब है सर इस बात? देखिए, अनदेखे से सीधा मतलब यह है कि जो ऑलरेडी ओपन डोमेन में इंफॉर्मेशन है उनके मिसाइल्स के बारे में, उसके अलावा ताकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और उसकी तरफ इशारा है। लेकिन आप जो समझ रही हैं और बाकी दर्शक भी समझ रहे होंगे कि उसका इशारा न्यूक्लियर वेपन से है। निश्चित रूप से बीच में हमने खबरें भी सुनी कि किस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं, चाइना और कोरिया की मदद से रशिया का भी इस पर सहयोग रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर सकें। तो मुझे लगता है कि अनदेखी का मतलब यहाँ पर यही है कि वो शायद परमाणु हथियारों का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है तो। कौशिक सर जी, मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार अभी है, अगर होता तो अभी तक अमेरिका उसे नष्ट कर चुका होता। ये बात सही है कि वो कोशिश करता रहा है और कोशिश करेगा, इसके बाद तो और कोशिश करेगा बचने के बाद जब भी ये लड़ाई खत्म होती है, क्योंकि इसका तो असर उल्टा ही होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अनदेखे हथियार की बात हो रही है वो कुछ ऐसे हथियार हैं जो उन्होंने हाल ही में विकसित किए हैं, मिसाइल जो विकसित किए हैं वो उस तरह के हथियारों का ईरान के पास क्या 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल्स वाकई हैं? देखिए, उसने ये दावे बहुत हैं, दावा किया है। देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, यानी जब लड़ाई होती है तो सच बोलना सबसे पहले जो संबंधित पार्टियां वो करती हैं। हमने कुछ देर पहले एक सैटेलाइट वीडियो देखा था जो कि इजराइल ने जारी किया था। अब वो कितना सही है कितना गलत है हमें नहीं मालूम, अभी तो लड़ाई के कुछ ही घंटे शुरू हुए हैं। इसी तरह से ईरान ने बहुत सारे बयान दिए हैं, हमें उन बयानों को जिसे कहते हैं ना पिंच ऑफ सोल्ट, उससे लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये बहुत सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा के लिए भी लड़ाई के दौरान होती हैं। असल में क्या है हमें नहीं मालूम अभी। एंड ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि यूएस का कोई काम नहीं बनता है हर किसी मुल्क में वो टांग अड़ाए। एट द एंड ऑफ द डे ईरान की लड़ाई यूएस के साथ है, ईरान की लड़ाई इजराइल के साथ है। ये जितना कोलैटरल डैमेज हो रहा है जो कि यकीनन गौर फिक्र करने वाला है, हम वॉर को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ईरान अपनी बचावी कार्रवाई करेगा कि नहीं, और
ईरान अगर इस तरह से यूएस बेसिस को अटैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि इन लोगों की ये जो हरकतें हैं, ये जो इनकी तानाशाही है, ये जो मुसलमान मुमालिकों पे, चाहे वो सीरिया हो चाहे लीबिया हो, किस तरीके से यूएस टाइम एंड अगेन टारगेट करता रहा है और बर्बाद करता रहा है मुसलमान मुमालिक को। तो नाउ इनफ इज इनफ। ईरान का ये लाउड एंड क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है थ्रू अटैक्स ऑफ दीज यूएस नेवल बेसिस एंड अदर बेसिस इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। लेट्स नॉट फॉरगेट, इजराइल दुनिया को रूल नहीं करता है। वो बहुत बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हो गई, अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर बात हो गई, लेकिन आज जब वो बयान देने के लिए आए तो उन्होंने 2-3 बातें जो हाईलाइट की। उसमें पहला बिंदु था आतंकवाद, दूसरा बिंदु था कि हम परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे ईरान को क्योंकि ये दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है, और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने ईरान की जनता को की कि ये आपका मोमेंट ऑफ फ्रीडम है क्योंकि डेथ टू अमेरिका जैसी बातें, डिस्ट्रॉय अमेरिका जैसी बातें ईरान की तरफ से की गई हैं, तो हम इसका जवाब दे रहे हैं। एक छोटा हिस्सा उनके बयान का आपको सुनवाते हैं। We sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions. And we can't take it anymore. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. People of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। तो ये जो शब्दावली प्रयोग की है डोनाल्ड ट्रंप ने वो आपने सुनी, लेकिन इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान के मिसाइल मार गिराए हैं। इजराइल ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। तो अब देखिए दोनों तरफ से जो नैरेटिव्स आ रहे हैं और जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो मीडिया के हवाले से आए जो स्थानीय मीडिया है या फिर जो लोकल्स हैं वहाँ पे स्थानीय लोग जो वीडियोस रिलीज कर रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में, कम से कम ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस इस तरह से कम हो गए कि तस्वीरें और खबरें निकल कर आ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ घट जाएगा और उसकी सूचना पूरी दुनिया को एक दिन बाद मिलेगी। फौरन विद इन मिनट्स जो है वो सूचना सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लेकिन इजराइल ने हमले का वीडियो भी जारी किया, इसका ऑडियो मैं आपको सुनवाती हूँ। कौशिक सर, देखिए अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट हमने सुनाया जो उन्होंने सवेरे पहले स्ट्राइक के बाद दिया, लेकिन यू लव हिम, यू हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम, ये बड़ा क्लियर कट है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक किरदार हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका का चरित्र तो यही रहा है ना, जिसका जिक्र यहाँ पर भी मैडम जरीवाला भी कर रही हैं बार बार। अमेरिका का चरित्र कब बदला है? चाहे डोनाल्ड ट्रंप रहे हो, उनसे पहले बुश रहे हो, यही हकीकत रही है। जो अमेरिका को नापसंद है वहां पर हमला या फिर सैन्य अभियान से पीछे नहीं हटेंगे वो। देखिए
ट्रंप जो है माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस उसके प्रतिबिंब है। और इस समय दुनिया में ट्रंप लेकिन सर ट्रंप साहब से क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो अमेरिका का ही चरित्र है ना। नहीं, अमेरिका ने इस तरह से नहीं किया जो कि ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। ट्रंप से पहले के राष्ट्रपतियों ने अपने देश की जनता को, अपनी कांग्रेस को, अपनी विपक्ष को वो एक उसमें लेते थे, विश्वास में लेते थे, उसके बाद ये काम करते थे। इन्होंने तो किसी से नहीं पूछा। अमेरिका के भीतर भी लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं कि ये क्यों लड़ाई छेड़ी है, इसका जो है आपका वॉर एम क्या है, इस समय लड़ाई छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे समय जबकि आप ईरान के साथ आप बात कर रहे थे और ओमान जो कि आपका मध्यस्थ था, उसने ये कहा था कि इसमें प्रोग्रेस हो रही है, ऐसे समय आपने ये क्यों किया? तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ट्रंप जो हैं नेतन्याहू को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उनका अभी वो काफ़ी अलोकप्रिय हो चुके हैं गाज़ा के बाद से। वहाँ पर बहुत सारे इजरायली लोग भी उनका विरोध करते रहे हैं और उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार। जी ठीक है सर, एक बड़ा अपडेट आ गया है। ट्रंप साहब ने अपना संबोधन रद्द कर दिया है। आज देश को संबोधित नहीं करेंगे ट्रंप। हालांकि इससे पहले एक स्टेटमेंट हमने आपको सुनवाया, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में एक्सियोस मीडिया के हवाले से खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, ट्रंप ने अपना अगला संबोधन रद्द कर दिया है। इससे पहले जो उनके बयान की टोनालिटी थी, जो उनके बयान का एग्रेशन था, जो उनके बयान के कूटनीतिक मायने थे, वो आपने सुने। ईरान की जनता को मैसेज दे दिया, ईरान की सत्ता को मैसेज दे दिया, पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया। लेकिन अब उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट होना था वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये देखना था कि ईरान का जो जवाब आया है और जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के इंस्टॉलेशंस और एसेट्स को खाड़ी देशों में निशाना बनाया है, उसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी। खैर इंतजार रहेगा इसका। लेकिन इजराइल के हमले पर ईरान का दावा, देखिए जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि अब दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, छात्राओं की मौत की संख्या बढ़ गई है। बड़ी अफसोसनाक ये खबर, लेकिन ये नंबर बढ़कर 53 से 57 हो गया है। 57 डेथ टोल और 60 छात्राओं के घायल होने की भी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये एक स्कूल था जिसे इजराइल ने निशाना बनाया था। और श्याम सर, आपको ऐसा इस बात पे हैरानी होती है, क्योंकि पहले बड़ा क्लैरिटी से ये कहा जा रहा था कि इजराइल अमेरिका जो भी स्ट्राइक कर रहे हैं वो जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सत्ता से जुड़े जो प्रतिष्ठान है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर स्कूल भी उसकी जद में आ गया। इसको आप कोलैटरल डैमेज के रूप में देख रहे हैं या इसी को निशाना बनाया गया? थोड़ी सी पीछे ले जाऊंगा बात को। 7 अक्टूबर को जो हुआ, देखिए मिडिल ईस्ट, 7 अक्टूबर सीरियसली 20,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए। कितने लोग वहां पे, मीडिया, जर्नलिस्ट, हॉस्पिटल्स। आप अपने समय में बोलें तो अच्छा रहेगा, फिलहाल मुझे बोलने दें। ठीक है। मैं कह रहा था कि डिफेंड मत करिएगा बस। मैं ये कहना ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट है। मुसलमान आज का बहुत ही संतुलित है, अच्छे लोग हैं और बहुत ज्यादा लोग भारत के वहां बसते हैं। हम दिल से उनको मोहब्बत करते हैं। इजराइल पैलेस्टाइन के साथ जो कर रहा था, एक अच्छा सा I2 U2 बन गया। हाफा से लेकर मिडिल ईस्ट तक जा रहे थे, हम लॉजिस्टिक चेन बना रहे थे, भारत का संबंध अच्छा चल रहा था। 7 अक्टूबर को कुछ हो गया। मैं गलती किसी की नहीं कह रहा हूं। 7 अक्टूबर को मामला मैं गलती किसी की नहीं कह रहा हूं, मेरी बात समझते दे रहे हैं आप। फलस्तीनियों के बच्चों की आप जेनोसाइड को कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं। फिलहाल मेरी दिस इज रॉन्ग। मुझे आपसे पूरी दुनिया मुझे आपसे मुखातिब नहीं होना। मैं अपनी बात कहने दूं। फलस्तीन के साथ आप अपनी टर्म में बात करें मैम, प्लीज। आप इजराइल को डिफेंड कर रहे हैं, आप अपनी टर्म में बात, इजराइल को डिफेंड कर रहे हैं, आप अपनी टर्म में बात। ठीक है, वन बाय वन आप अपनी टर्म में बात करिएगा, आप मेरी बात करिएगा। तो मेरा कहना, जो भी हुआ मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं कह रहा हूं जो हुआ उसके कारण। आप 7 अक्टूबर का नाम ले रहे हैं, 7 अक्टूबर से बहुत पहले का ये मामला है। मैं कह तो रहा हूं, सुन तो लीजिए मेरी बात। पैलेस्टाइन के साथ उसका जो भी चल रहा था, जो भी नहीं चल रहा, जेनोसाइड। Tell it what it is, as it is. It is a genocide. ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, मैं आप दोनों को एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, आप कहाँ किस पॉइंट, हाँ हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप किस पॉइंट से खड़े होकर आप दुनिया की किस परिस्थिति को देख रहे हैं, उसके हिसाब से नजरिए बदलते हैं। हर नजरिए का सम्मान है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें आपको। दुबई में कुछ और धमाके हुए हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। दुबई में कुछ और धमाकों की रिपोर्ट है। AFP न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि
की है तो दुबई, जिसे हम एक ग्लोबल विलेज, एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल स्पॉट के रूप में आज की तारीख में देखते हैं, जहां पर दुनिया भर से जाकर लोग बसते हैं, वहां से भी। और ये तस्वीरें भी देखिए, हालांकि ये तस्वीरें कतर में मिसाइल अटैक की हैं, लेकिन दुबई में हमले होने का कौशिक सर क्या मायने हैं आपके लिए? देखिए, इससे ये लग रहा है कि जो लड़ाई उन्होंने, ईरान ने हमले तो किए हैं, वहाँ जो एयर बेसिस हैं उन पर किए हैं, लेकिन हमेशा कोई भी लड़ाई में कोई भी हमला बिल्कुल निशाने पर ठीक नहीं बैठता। तो इसमें हो सकता है कि कुछ मिसाइल इधर उधर भटक के सिविलियन इलाकों में गिरे हों और वहाँ पर ये हुआ हो, क्योंकि ईरान के मिसाइल इतने अच्छे नहीं हैं कि वो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट वो करें। ग्रुप कैप्टन पांडे, ईरान क्या अब बिल्कुल जो एक ऑपरेशन रिवेंज, एक रिवेंज वाला जो जिस मोड में ईरान दिखाई दे रहा है, क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि ईरान ने ये स्वीकार कर लिया है कि अब या तो इस पार या उस पार, या आर पार की लड़ाई है अब ईरान के लिए, कम से कम उनके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है? थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा कहना, क्योंकि अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, किस तरफ जाएंगी, क्या दिशा लेंगी, ये वक्त के साथ डेवलप होगा। लेकिन जहाँ तक बात है मिसाइलों की, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जितनी भी देखिए प्रिसीजन और अभी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स म्यूनिशंस का ज़माना है, यानी कि जो भी आप लॉन्च करते हैं एग्जैक्ट जाता है। हमने ऑपरेशन सिंधु में बताया किस प्रकार से प्रिसीजन मेजर अटैक हुए, बालाकोट में बताया, साथ में गल्फ वॉर में भी जो है अमेरिका ने करके दिखाया था। तो ये निश्चित रूप से सत्य है कि कोई भी अटैक करते हैं तो 95% प्रिसीजन होता है, 3 से 5% संभावना होती है कि कोलैटरल डैमेज हो। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है कि अगर साइबर अटैक के द्वारा आप उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसी दिशा में मिसाइलें रास्ता भी भटक सकती हैं। और इस वक्त हम दुबई जो एयरपोर्ट है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुबई में देखिए इस वक्त क्या हालात हैं। 3 से 4 जगह धमाके की खबर हमने आपको बताई, लेकिन ये फर्स्ट विजुअल्स इस वक्त आपको एनडीटीवी पर हम दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ दुबई की बात नहीं है, जो जो हिस्से प्रभावित हैं दुनिया के, वहाँ पर अभी एयरपोर्ट्स पर या ऐसी जगहें जहाँ से ट्रैवल होने हैं, खासतौर पर हवाई ट्रैवल, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। क्योंकि हवाई ट्रैवल के जरिए जब आप एक सीमा को दूसरी सीमा को पार करते हैं तो वहां पर ये स्थिति यात्रियों के फंसे होने की, और वैसे भी जैसे ही युद्ध को लेकर अब मीडिया में रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, तो परिजन चिंतित हैं। जो लोग जहां फंसे हैं, हर किसी की प्राथमिकता इस वक्त ये है कि वो सेफ एरिया में पहुंचे, या जहां पर भी उनका जीवन सुरक्षित है वहां पहुंचे। और देखिए, यही युद्ध की विभीषिका का मानवीय पहलू है। मैं बार बार इस बात को हाईलाइट कर रही हूँ कि युद्ध हथियारों से लड़े जाते हैं, सेनाएं लड़ती हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, कूटनीति होती है, लेकिन कीमत चुकाने वाले आम लोग होते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। आम लोग होते हैं जो उसकी कीमत चुकाते हैं। किसी एक जगह पर युद्ध होता है, जीवन 5 साल पीछे चला जाता है, आपकी भविष्य की योजनाएं ठप पड़ जाती हैं, आपके जीवन के बड़े फैसले अटक जाते हैं। अमूमन इस विषय पर सबसे कम बात हो पाती है, ये विडंबना है। लेकिन अब आप देखिए, ये मानवीय पहलू अब आपको अलग अलग जगहों से दिखाई देगा। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट का दूसरा हिस्सा आप देखिए, आपको जगह जगह लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अफरा तफरी में उस तरफ भागे होंगे, कुछ लोगों का प्लान्ड ट्रिप होगा, कुछ लोग जैसे हमने आपको दिखाया, कई इंडियन पैसेंजर्स थे जो दोहा में फंसे हैं, जिनकी फ्लाइट थी वहाँ से, जिन्हें वहाँ से एक्सटेंडेड फ्लाइट लेके कहीं और जाना था। लेकिन अब इन स्थानों पर फंसे हुए लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हवाई स्ट्राइक्स के बाद एयर रूट्स प्रभावित हुए हैं, फ्लाइंग जोन्स प्रभावित हुए हैं, और उसका इम्पैक्ट अब एयरपोर्ट्स पर पड़ना शुरू होगा। अगले 4-5 घंटों में ये तस्वीर और ज़्यादा आपको भीषण होती हुई दिखाई देगी। लेकिन बड़ा अफसोस होता है ये देखकर, ये आपको इन्फॉर्म करते हुए कि अब आपको युद्ध के जो मानवीय लॉस है, मानवीय क्षति है, चाहे ईरान में स्कूल के 57 छात्राओं की मृत्यु हो, चाहे एयरपोर्ट पर लोगों का फंसा होना हो, या अभी जहां कहीं से भी और सिविलियन कैजुअलिटीज़ की खबर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जर्नलिस्ट को यह खबर देते हुए अच्छा महसूस होता होगा, लेकिन ये तथ्य है, इस वक्त ये फैक्ट है। लोगों की ये परेशानियां इस वक्त स्क्रीन के जरिए आपके सामने हैं। हमारे सहयोगी आदित्य राज कॉल इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दुबई एयरपोर्ट की, जिन्हें देखकर ये समझ आ रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, यहाँ से आगे परिस्थितियाँ किस दिशा में जाएंगी। ईरान कुछ दावा कर रहा है, इजराइल कुछ दावा कर रहा है, लेकिन आप जब स्पॉट पर हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट्स अभी आपके पास पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं मीनाक्षी कि बिल्कुल जो
एयरपोर्ट्स है मिडिल ईस्ट में, सबकी हालत ऐसी ही हो गई है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया है, चाहे वो इजराइल हो या यूएई हो या ईरान हो। और इन एयरपोर्टों पे, क्योंकि ये एयरपोर्ट सिर्फ वहाँ के लोग ही नहीं लेते, कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसा कि आपने ठीक कहा, बहुत लोग पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, चाहे वो दुबई का एयरपोर्ट हो यूएई में, चाहे अबू धाबी हो, या फिर हम यहाँ पर बेन गुरियन एयरपोर्ट की बात करें टेल अवीव में, पूरी तरीके से जो कनेक्टिविटी है लोगों की अस्त व्यस्त हो गई है, खराब हो गई है, और लोग पूरी तरीके से अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब एयरपोर्ट जो है सामान्य रूप से चले। क्या वो आज होगा, कल होगा, या कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? ये तो तभी फैसला होगा जब इजराइल और अमेरिका ये बता पाएं कि आगे की राह वो क्या अपनाएंगे। क्या ईरान के खिलाफ जो हमले हैं वो चलते रहेंगे? क्योंकि आज हमने देखा करीबन 6 बार जो है सायरन यहाँ पर इजराइल में बजा, और वहां पर 6 बार ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि इंटरसेप्ट की गई, आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। लेकिन जो हालत अभी बनी हुई है पूरे इस इलाके में, वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में। चलिए, इस बीच एक और नई तस्वीर आ रही है। आदित्य, आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर नई तस्वीर आ रही है, और ये एरियल व्यू दिख रहा है अभी आपको इन तस्वीरों में, जहाँ पर बड़ी ऊंचाई से आप देखिए नीचे आपको जब धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव कितना बड़ा है। दूर तक धुएं का, काले धुएं का गुबार है। और हालांकि पूरा जो ये क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा इमारतें तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि ये हवाई शॉट है, मतलब एरियल शॉट है ये, तो उस लिहाज से आप समझिए कि इस जगह की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस तरह का यहाँ पर हमला हुआ। लेकिन जो जानकारी मेरे पास पहुँच रही है, हवाई जहाज से ये वीडियो लिया गया है। कोई पैसेंजर जो फ्लाइंग जोन में रहे हैं, उन्होंने वहाँ से ये विजुअल लिया है, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी आप देखेंगे तो बहुत ऊंचाई से लिया गया ये विजुअल है। एनडीटीवी पर पहली तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जी सर, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं इस बैटल डैमेज असेसमेंट, एक वॉर, ये जो टैक्टिक्स होती है इसमें एक ऐसा बैटल डैमेज असेसमेंट होती है। पीछे के एयरक्राफ्ट होते हैं, इन केस में, इस केस में अब हम ड्रोन यूज करते हैं, तो एक बेडिए ड्रोन होता है जो सर्वेलेंस करता रहता है सारी फोटोग्राफ्स, क्योंकि आपको पता है आपको वीडियो जारी करनी है और उसकी आपको उसकी लिवरेज लेनी है मीडिया में जाके कि क्या हुआ वहां पे। नहीं सर, लेकिन अब एक चिंता की बात यहाँ पर ये भी है कि दुबई एयरपोर्ट की हमने जो तस्वीरें देखी हैं, अब अगर ये जो दुबई में 3 से 4 जगह धमाके हो गए, तो एयरपोर्ट कब तक एक्टिव रहेगा, इस पर भी सवाल है। अब देखिए, FIR फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, मैं पायलट हूं, कैरियर बोर्न पायलट रहा हूं, FIR जितने भी हैं सारे के सारे क्लोज कर दिए गए। आपको याद होगा गलती से भी 655 ईरान का एक जो एयरक्राफ्ट था, वो गल्फ वॉर में एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने गलती से मार दिया, सारे के सारे 326 पैसेंजर मारे गए थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में माइनिंग की थी ईरान ने, और उनका शिप डिस्ट्रॉय कर दिया था अमेरिका का। ईरान के सारे फ्लीट को अमेरिका ने निस्तनाबूद कर दिया था। 1988 की बात करूं, 2003 की बात करूं, आज का जो जमावड़ा है बहुत बड़ा जमावड़ा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जेराल्ड फोर्ड मेडिटेरियन में बैठा है, अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में बैठा है, रशियन डिस्ट्रॉयर्स वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, यमन अभी चुप है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये जो लड़ाई शुरू, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आज डिबेट वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि देखिए ये युद्ध की स्थिति है, और युद्ध में चाहे नुकसान इस तरफ का उस तरफ का हो, वो बाद में तय किया जा सकता है, कौन कितना बड़ा जिम्मेदार, कौन कितना बड़ा गुनहगार। लेकिन आज अभी मैं इंफॉर्मेशन पे पहले फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे अपने दर्शकों को, अपने देश को इंफॉर्मेशन पहले शेयर करनी है। आदित्य का रुख सीधे कर लेते हैं। आदित्य हमें लगातार तेल अवीव से रिपोर्ट भी कर रहे हैं। आदित्य, ये जो विजुअल इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किसी यात्री ने शूट किया है और उसके जरिए स्क्रीन पर है, लेकिन दुबई को लेकर जो खबरें हैं, देखिए अगर वहां पर एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ जमा है, जहां तहां यात्री फंसे हैं, तो कब वहां का भी एयर स्पेस टोटली बंद हो जाए, फ्लाइट्स बिल्कुल बंद हो जाएं, तो जो जहां है वो वहां फंसा रह जाएगा। और ये इसलिए ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि अगर किसी भारतीय को भी कहीं से इवैक्यूएट कराना है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आदित्य अगले 1 से 2 दिन में। जी, आवाज ठीक से क्लियर नहीं थी, लेकिन जो सवाल आप पूछ रही हैं, एक पैसेंजर ने ये वीडियो लिया है, बिल्कुल ये दिखाता है कि किस तरीके का एक्सटेंट ऑफ डैमेज हुआ है। और बिल्कुल लोग जो पूरी तरीके से अभी फंसे हुए हैं, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, चाहे वो यूएई में हो या इजराइल में हो या कई ऐसे जो हम मिडिल ईस्ट में कंट्रीज देख रहे हैं जो इस चपेट में हैं अभी पूरी तरीके से। हजारों की तादाद में लोग जो हैं, खासकर यूएई में, क्योंकि यूएई एक ऐसा हब है जहां से कनेक्टिंग फ्लाइट्स बहुत ज्यादा ली जाती हैं, वो पूरी तरीके से ऐसे फंसे हुए हैं। उनको पता नहीं कि अब ये जो जंग अभी चल रही है, जो
अमेरिका के अटैक्स के बाद शुरू हुई, ये क्या मोड़ लेगी? क्या ये एक लॉन्ग टर्म वॉर की सिचुएशन होगी? क्या ईरान इसका मुकाबला कर पाएगा और क्या अन्य देश भी इसके चपेट में आएंगे? अभी तक हमने देखा कि अमेरिका के जो बेस हैं अलग अलग जगह पे, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, यूएई हो या कतर हो, वहां पर ये अटैक्स हुए, लेकिन कई ऐसे रिहायशी इलाके भी हैं जो इसकी चपेट में आए हैं और कुछ लोगों की मारे जाने की भी खबर है। और अगर ये हुआ और कई ऐसे देशों के लोग भी मारे गए ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक में, तो क्या वो देश भी जो अभी तक स्टेटमेंट्स इशू करते आए हैं इसमें शामिल होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और उसके बाद ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आदित्य एक अपडेट और दीजिएगा। आदित्य एक अपडेट और दीजिएगा यूएस से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होना था वो रद्द हो गया है। इसे किस नजरिए से देखा जाए? अभी टाइम ले रहे हैं थोड़ा, और क्या कहना है, क्या कम्युनिकेट करना है वर्ल्ड को? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब सबसे पहले सामने आए उन्होंने कहा कि वो अटैक जरूर कर रहे हैं क्योंकि नेगोशिएशन में ईरान ने कोई भी एश्योरेंस नहीं दी है, और वो साफ रूप पे ईरान के लोगों को जो है ये खबर दे रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप सामने आइए, आप जो है सरकार को जो है अपने कब्जे में लीजिए और हम तो अटैक करते रहेंगे, क्योंकि आखिरकार डेमोक्रेसी अगर रिस्टोर करनी है तो लोगों को ही सामने आना पड़ेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू नहीं आ सकते। क्या ये संभव हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी कड़ी में अब डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस टू द नेशन करेंगे अगले कुछ घंटों में। ये एड्रेस टू द नेशन होगा, जानकारी देंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा एक कदम उठाया, क्या मजबूरियां थी और आगे का रुख क्या रहेगा। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते आए थे कि अग्रीमेंट होगा, बातचीत होगी, और वो इस पक्ष में नहीं है कि अटैक हो, लेकिन उसी बीच जेनेवा टॉक्स के बाद ये हमला कर दिया गया और ईरान अब रिटेलिएशन कर रहा है। तो बार बार ये देखने को मिल रहा है कि एक या दो चरण में जो है ईरान के खिलाफ ये आज सुबह अटैक हुए अमेरिका और इजराइल की तरफ से।